हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 5 के साइंस का सबसे पहला चैप्टर ग्रोइंग प्लांट्स के क्वेश्चन आंसर्स को डील करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन को हम लोग देख पा रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है चूज़ द करेक्ट आंसर। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन लिखा हुआ है विच पार्ट ऑफ द सीड प्रोटेक्ट द टिनी प्लांट्स इनसाइड द सीड्स। तो बताया जा रहा है सीड्स के अंदर जो छोटा सा प्लांट्स रहता है उसको कौन प्रोटेक्ट करता है। तो इसका सही आंसर कौन होगा? एम्ब्रो। एम्ब्रो है जो वो छोटे से प्लांट्स को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि इनिशियली द सीडलिंग गेट्स इज फूड। तो सीडलिंग के टाइम है जो बेबी प्लांट्स को फूड कहाँ से मिलता है? तो कोटोलिडेंस से, याद रखना है, कोटोलिडेंस के ज़रिए है जो बेबी प्लांट्स को है जो फूड्स मिलता है। थर्ड क्वेश्चन है न्यू रोज प्लांट्स कैन बी ग्रोन फ्रॉम इट्स स्टीम। एक नया जो रोज़ का जो प्लांट्स होता है वो स्टीम के ज़रिए ही जनरेट होता है, ठीक है ना। आपको अगर कोई नया गुलाब का पेड़ लगाना है तो आप एक गुलाब के पेड़ की स्टीम को तोड़ करके गमले में डाल दोगे तो दोबारा वहाँ से फिर से एक रोज़ का पेड़ है जो जनरेट होने लगेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्पर्शन ऑफ सेट सीड्स टेक प्लेस थ्रू। देखो सीड्स का है जो डिस्पर्शन है जो वाइंड से भी होता है, वाटर से भी होता है, एनिमल से भी होता है, मतलब ऑल ऑफ देम आंसर सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है राबी क्रॉप्स कैन बी ग्रोन फ्रॉम। तो राबी क्रॉप्स की जो ग्रोइंग होती है वो जाड़े के समय विंटर के टाइम में होता है। विंटर के समय नवंबर टू अप्रैल का होता है, इसीलिए राबी फसल का, राबी क्रॉप्स का जो जनरेशन होता है, प्रोडक्शन का जो वर्किंग रहता है वो नवंबर से लेकर के अप्रैल तक के महीने में होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है टिक द करेक्ट स्टेटमेंट एंड क्रॉस द रॉन्ग वंस। यहाँ बताया जा रहा है कि जो सही स्टेटमेंट है उसको सही टिक करना है और जो रॉन्ग स्टेटमेंट है उसको क्रॉस कर देना है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि कोटोलिडन स्टोर फूड फॉर द बेबी प्लांट्स। सही बात है, बेबी प्लांट्स के लिए जो स्टोर फूड रहता है वो कहाँ जमा होता है? तो कोटोलिडेंस में। तो इसे मैंने टिक कर दिया है क्योंकि स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि आउटर कवर ऑफ सीड इज कॉल्ड सीड कोट। तो सीड्स का बाहरी आवरण जो रहता है, बाहरी सरफेस रहता है, उसको हम लोग सीड कोट ही कहते हैं, इसलिए यहाँ पर भी टिक किया हुआ है आंसर। डिस्पर्शन ऑफ कोकोनट एंड लोटस आर डिस्पर्स बाय एयर। सही बात है, कोकोनट और लोटस का जो डिस्पर्शन रहता है वो किसके ज़रिए होता है? एयर के ज़रिए होता है, इसलिए यहाँ पर भी टिक कर दिया गया है। राबी क्रॉप ग्रोन इन अ विंटर। यहाँ पर 4th क्वेश्चन है, तो बताया जा रहा है कि जो क्रॉप जाड़े के समय में जनरेट किया जाता है, ग्रोइंग होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? राबी क्रॉप कहते हैं। ये भी आंसर सही है, मैंने बताया था जाड़े के समय में जो खेती की जाती है उसको हम लोग राबी क्रॉप्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है न्यू प्लांट्स कैन ग्रो ओनली फ्रॉम सीड्स। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है क्योंकि नए प्लांट्स का जो जनरेशन रहता है वो बीज के ज़रिए ही नहीं, स्टीम के ज़रिए भी होता है। फिर है जो उसके रूट्स के ज़रिए भी नए प्लांट्स का जनरेशन होता है, फिर लीफ के ज़रिए भी नए प्लांट्स का जनरेशन होता है। इसीलिए क्वेश्चन 5 क्या है? रॉन्ग स्टेटमेंट है, इसीलिए मैंने इसको क्रॉस कर दिया है, ठीक है। ये हो गया टिक द करेक्ट आंसर का कंप्लीट सॉल्यूशन। अब हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स में आते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है द सीड कंटेन अ बेबी प्लांट्स कॉल एम्ब्रो इनसाइड इट। तो जो बेबी प्लांट्स जो रहता है सीड्स के अंदर उसको हम लोग क्या कहते हैं? एम्ब्रो कहते हैं। When the seeds germinate, the embryo grow first। जब सीड्स जर्मिनेट होता है तो सबसे पहले एम्ब्रो का फॉर्मेशन होता है। सीड्स ऑफ डैंडेलियन आर डिस्पर्स्ड बाय वाइंड। तो यहाँ बताया जा रहा है, देखते होगे आपकी जो रुई रहती है, छोटी सी रुई रहती है, हवा में वो उड़ते रहता है, तो उसका भी डिस्पर्शन किसके ज़रिए होता है? वाइंड के ज़रिए होता है। ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम देयर body parts other than seed is called vegetative propagation या फिर vegetative reproduction भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है लार्ज स्केल कल्टिवेशन ऑफ प्लांट्स फॉर फूड और अदर पर्पस इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। तो ये हो गया छोटा मोटा जिसको हम लोग टिक द करेक्ट आंसर को भी हम लोग डील किए। फिर MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को भी अटेंड किया, फिल इन द ब्लैंक्स को भी अटेंड किया। अब हम लोग इसका मेन क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर जैसे यहाँ 5 लिखा हुआ है गिव शॉर्ट आंसर। जैसे यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन को हम लोग दे पा रहे हैं व्हाट आर द एसेंशियल फॉर सीड टू ग्रो। तो बीज से एक प्लांट्स जनरेट करने के लिए क्या क्या ज़रूरी है, तो इसका आंसर को हम लोग देखते हैं।
तो यहाँ आंसर बताया जा रहा है कि फॉर ग्रोइंग प्लांट्स फॉर सीड्स राइट अमाउंट ऑफ वाटर्स एयर सनलाइट सॉइल्स आर नीडेड। यहाँ बताया जा रहा है कि अच्छे प्लांट्स के जनरेशन के लिए अगर हम लोग को मतलब एक सीड से अच्छा प्लांट्स को जनरेट करवाना है तो उसके लिए हमें प्लांट्स को है जो सही अमाउंट में है जो वाटर प्रोवाइड करवाना होगा, सही अमाउंट्स में है जो एयर भी मिलना चाहिए, अच्छे तरीके से प्लांट्स के पास सनलाइट भी पहुंचना चाहिए और सॉइल भी काफ़ी ज़्यादा फर्टिलिटी हो। तो इससे क्या होता है, जो भी प्रोडक्शन होता है, जो भी फसल का प्रोडक्शन हो या फिर किसी सब्ज़ी का हो, फ्रूट्स का हो, उसका जो प्रोडक्शन होता है काफ़ी अच्छा होता है। जो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि वाई डू सीड नीड टू बी डिस्पर्स, सीड्स का डिस्पर्स होना क्यों ज़रूरी है। इसका आंसर को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ इसका आंसर है, यहाँ लिखा हुआ है कि वाई डू सीड्स नीड टू बी डिस्पर्स, आखिर सीड्स का डिस्पर्सल होना क्यों ज़रूरी है। तो आंसर लिखा हुआ है डिस्पर्सल इज़ नेसेसरी फॉर द बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स if all the seeds fall near the mother plants and start germinating there, they would not get enough light, water and space to grow। अब बताया जा रहा है कि बीज का है जो टूटना या फिर डिस्पर्स होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर सारे के सारे हैं जो बीज टूट करके है जो मदर प्लांट्स हम लोग कहते हैं जिस पेड़ से जिस पौधे से है जो बीज का जन्म होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मदर प्लांट्स कहते हैं। तो मदर प्लांट्स के पास अगर सारे के सारे बीज गिरने लग जाए तो क्या होता है, बीज अगर सारे के सारे बीज एक ही जगह गिर जाते हैं जिसकी वजह से क्या होने लगता है, उन्हें प्रॉपर अमाउंट में है जो वाटर सनलाइट्स और स्पेस नहीं मिल पाता है। देखो आप घर में भी क्या करते हो, जैसे आप गमला में अगर फ्लावरिंग करवाते हो तो अगर गमले में अगर फ्लावरिंग करवाना रहता है, पौधे उगाना रहता है, तो अगर कम मिट्टी रहे तो फ्लावरिंग अच्छे से नहीं हो पाती है ना, क्योंकि जड़ को फैलने के लिए जगह भी चाहिए। तो कम मिट्टी रहेगा तो उसमें ज़्यादा अगर हम लोग बीज डाल दें तो ठीक से है जो पौधे का जो डेवलपमेंट होता है वो नहीं हो पाता है, विकास नहीं हो पाता है, क्योंकि उनको ग्रो अप होने के लिए ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होती है, ज़्यादा मिट्टी की ही ज़रूरत होती है। अभी हम लोग ही रहें, अगर हम लोग को बोला जाए एक छोटे से स्पेस में रहने के लिए तो काफ़ी प्रॉब्लम होता है, वही हम लोग को बड़ा सा प्लेस मिल जाता है रहने के लिए तो हम लोग सारे के सारे काम बहुत ही आराम से कर लेते हैं, है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट टाइप ऑफ सीड्स आर डिस्पर्स बाय वाइंड। बताया जा रहा है कि किस तरह का है जो बीज का डिस्पर्सल है जो वाइंड के ज़रिए होता है। आंसर को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, इसका आंसर मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। बताया जा रहा है कि सीड्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक डार्डेलिनियन स्काईमोर एंड कॉटन और वेरी लाइट। यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पर जैसे डार्डेलियंस देख पाते हैं, स्काईमोर देख पाते हैं, कॉटन देख पाते हैं, इन सब के बीज क्या होते हैं, काफ़ी ज़्यादा हल्के होते हैं, हवा से भी काफ़ी हल्के होते हैं। हवा से काफ़ी ज़्यादा हल्के होने की वजह से ही क्या हो पाता है, इनका है जो डिस्पर्सल है जो एयर के ज़रिए वाइंड के ज़रिए है जो हो पाता है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट आर रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स क्या है उसके बारे में बताना है। ये आंसर लिखा हुआ है क्रॉप ड्रॉन फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल इज़ कॉल्ड रबी क्रॉप्स। तो वैसा फसल जिसकी खेती नवंबर से लेकर के अप्रैल के महीने में होती है उसे हम लोग रबी क्रॉप्स कहते हैं। जैसे गेहूं हो गया, बीन्स हो गया, ये सब क्या होते हैं, इन सब की जो खेती होती है वो ठंड के मौसम में होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है व्हाट आर स्पेशल फीचर्स बाय विच पोटैटो ग्रोज इनटू प्लांट्स। तो यहाँ बताया जा रहा है कि पोटैटो में क्या ऐसा स्पेशल फीचर्स है जिसके ज़रिए है जो एक नए प्लांट्स का है जो जनरेशन होता है। इसके आंसर को देखते हैं। यहाँ बताया जा रहा है पोटैटोज हैज़ अंडरग्राउंड स्टीम हैज़ बर्ड्स called eyes which gave rise to a new plants। यहाँ पर बताया जा रहा है कि पोटैटोज़ रहते हैं, पोटैटोज़ मालूम होगा कि जो आलू की जो खेती होती है वो ज़मीन के अंदर है जो
पोटैटो है जो जनरेट होता है, तो क्या होता है पोटैटोज़ में भी क्या होते हैं, छोटे छोटे आइज़ रहते हैं। उन आइज़ को हम लोग क्या कहते हैं, बर्ड्स कहते हैं। इन्हीं बर्ड्स के ज़रिए है जो नए प्लांट्स का है जो जनरेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो, व्हाई डू वी स्प्रे पेस्टिसाइड ऑन द क्रॉप। फसल पे जब भी हम लोग खेती करते हैं तो पेस्टिसाइड्स का स्प्रे करना क्यों ज़रूरी है। आंसर को देखते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है व्हाई डू वी स्प्रे पेस्टिसाइड्स ऑन क्रॉप। तो यहाँ बताया जा रहा है कि फसल में है जो पेस्टिसाइड्स का स्प्रे करना क्यों ज़रूरी है। तो ये लिखा हुआ है टू प्रोटेक्ट क्रॉप फ्रॉम हार्मफुल इंसेक्ट्स एंड पेस्ट वी स्प्रे पेस्टिसाइड ऑन क्रॉप्स। क्या होता है कि जब हम लोग खेती करते हैं तो खेती करने के दौरान क्या होता है, खेतों में बहुत सारे है जो हमारे जो फसल रहता है उसमें बहुत सारे कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, जिसकी वजह से फसल ख़राब हो जाता है, उसमें अच्छी पैदावार नहीं हो पाते हैं, जो प्लांट्स अच्छे से ग्रो अप नहीं कर पाते हैं। तो उसमें क्या होता है, छोटे छोटे कीड़े जो रहते हैं वो फसल बर्बाद कर देते हैं। तो उन कीड़ों को मारने के लिए हम लोग पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं। पेस्टिसाइड है जो पानी में मिला करके है जो वाटर स्प्रे करवाया जाता है सभी प्लांट्स पे। इसके ज़रिए है जो क्या होता है, जो भी हार्मफुल्स जो भी इंसेक्ट्स रहते हैं, पेस्ट रहते हैं, छोटे मोटे कीड़े रहते हैं, वो मर जाते हैं। अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। देखो, लॉन्ग क्वेश्चन जो है काफ़ी बड़ा बड़ा आंसर है, तो आप लोग को ये पूरा बड़ा वाला आंसर ही कॉपी में नोट डाउन करना होगा और उन्हें याद भी करना होगा। मैंने बहुत ही ईजी तरीके से उन लोगों का सॉल्यूशन दिया है। तो आप आगे बढ़ते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। ये लिखा हुआ है डिस्क्राइब द डिफरेंट वे ऑफ सीड डिस्पर्शन। इसका आंसर हम लोग देखते हैं। बताया जा रहा है कि द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग सीड्स अवे फ्रॉम द मदर प्लांट्स इज कॉल्ड डिस्पर्शन। क्या होता है, बीज का एक तरह से मदर प्लांट से अलग होना एक तरह से क्या कहलाता है, डिस्पर्शन कहलाता है। देखो, डिस्पर्शन है जो कई तरीके से होता है। जैसे यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिखा है कि सीड डिस्पर्शन बाय एनिमल्स। कुछ सीड्स का जो डिस्पर्शन होता है वो एनिमल्स के ज़रिए होता है। जैसे कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, कुछ फ्रूट्स वगैरह को खाते हैं और खाने के बाद है जो उसे फेंक देते हैं। फेंकते समय क्या होता है, जो बीज जो रहता है वो अनडाइजेस्ट होता है। कुछ जानवर को बीज नहीं पसंद होता है तो वो बीज को है जो स्प्लिट कर देते हैं, थूक देते हैं और वो ज़मीन पे गिर जाते हैं, जिसकी वजह से है जो वहाँ पे एक नया प्लांट्स का है जो जनरेशन स्टार्ट हो जाता है। सीड डिस्पर्शन बाय वाइंड। तो यहाँ पर क्या होता है, कुछ ऐसे हल्के बीज जो रहते हैं जो हवा में है जो आसानी से उड़ सकते हैं, जैसे डैडलियन हो गया, कॉटन्स हो गया, इन सब के जो बीज रहते हैं काफ़ी ज़्यादा लाइट होता है। तो ये हवा के ज़रिए जो फ्लॉट करने लगते हैं और जब हवा कम हो जाती है तो ये ज़मीन पे गिरते हैं और फिर वहाँ पर से एक नया बेबी प्लांट्स का जो जनरेशन होता है। आगे बढ़ते हैं। देखो, सी नंबर मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया। वहाँ पे सी में लिखा हुआ है कि सीड डिस्पर्शन बाय वाइंड्स लिखा हुआ है, वहाँ पर असल में वाटर होना चाहिए था। जहाँ वाइंड्स लिखा हुआ है वहाँ पर वाटर कर देना। सीड डिस्पर्शन बाय वाटर। तो यहाँ बताया जा रहा है कि मेनी प्लांट्स सच एज कोकोनट्स, लोटस एट्सेट्रा डिस्पर्स बाय वाटर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बहुत से ऐसे प्लांट्स हैं जैसे कोकोनट हो गया, लोटस हो गया, इन सब का जो डिस्पर्शन होता है वो किसके ज़रिए होता है, वाटर के ज़रिए होता है। सीड डिस्पर्शन बाय एक्सप्लोशन। तो यहाँ बताया जा रहा है कि जैसे कुछ फ्रूट्स हैं जैसे कि पी हो गया, बीन्स हो गया, ये सब के क्या होता है, ये जब भी इसके जो बीज रहते हैं तो वो कवर किए रहते हैं जो एक पॉप साउंड के साथ ब्रश्ड होता है और उसके साथ जो बीज रहते हैं वो ज़मीन पे गिरते हैं और ज़मीन पे गिरने के बाद फिर उनका है जो डिस्पर्शन होता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का लॉन्ग का आंसर। अभी और आंसर बचा हुआ है, अभी इतना नहीं, अभी और आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्लेन विद एग्जांपल द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स विच न्यू प्लांट्स कैन बी ग्रो। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हम लोग देखते हैं।
तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि नए प्लांट्स का है जो जनरेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले यहाँ बताया जा रहा है रूट्स के ज़रिए। तो बताया जा रहा है रूट्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक कैरोट, बीट, स्वीट्स, पोटैटो कैन बी ग्रोन इनटू अ न्यू प्लांट्स। यहाँ बताया जा रहा है कि जड़ के ज़रिए भी है जो नए प्लांट्स का है जो जनरेशन होता है, जैसे कि कैरोट हो गया, बीट हो गया, स्वीट पोटैटोज़ हो गया। तो इसमें जो नए प्लांट्स का जो जनरेशन होता है वो सीधे रूट के ज़रिए ही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर बी पॉइंट में लिखा हुआ है फ्रॉम स्टीम। तो बोल रहा है कि मेनी प्लांट्स लाइक रोज़, मनी प्लांट, शुगर कैन बी ग्रोन फ्रॉम स्टीम कटिंग। यहाँ बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे प्लांट्स जो रहते हैं जैसे रोज़ हो गया, मनी प्लांट्स हो गया, तो इनकी स्टीम्स को ही अगर हम लोग डाल को ही अगर काट करके अगर हम लोग कहीं पे उसको रोप देते हैं, मतलब ज़मीन में गाड़ देते हैं, तब भी वहाँ से क्या होने लगता है कि नए प्लांट्स का जनरेशन होने लगता है। फ्रॉम अंडरग्राउंड स्टीम, जैसे यहाँ बताया जा रहा है कि अंडरग्राउंड स्टीम भी होता है, जैसे जो वैसा फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल जो ज़मीन के अंदर है जो जनरेट होते हैं। जैसे कि हम लोग पोटैटोज़ के बारे में एग्जांपल दे सकते हैं। पोटैटो क्या होता है, ज़मीन के अंदर इनका जनरेशन होता है। इसमें जो पोटैटोज़ का जो ग्रुप रहता है वो अंडरग्राउंड स्टीम के ज़रिए है जो कनेक्टेड रहते हैं। फिर है फ्रॉम लीव्स। तो यहाँ बताया जा रहा है कि यहाँ पर पत्ते के ज़रिए भी है जो नए प्लांट्स का जनरेशन होता है। जैसे यहाँ पर बायरोफ्लियम नाम का एक प्लांट्स होता है। इसमें क्या होता है ना, बायरोफ्लियम नाम का एक प्लांट्स होता है। इसमें एक पत्ते के ऊपर ही से ही क्या होने लगता है, एक नया प्लांट्स का है जो जनरेशन होने लगता है। फिर है लास्ट पॉइंट है फ्रॉम स्पोर्स। बताया जा रहा है सम प्लांट्स सच एज फर्न एंड फंगी डू नॉट हैव देयर फ्लावर देन प्रोड्यूस देयर स्पोर्स ईच विच ग्रोन इनटू अ न्यू प्लांट्स। तो एक तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पूरा आंसर हो गया। ये पूरे लॉन्ग आंसर को आपको कॉपी में नोट डाउन करना है और उन्हें याद भी करना है। ये टोटल 5 पॉइंट थे। इसके बाद 2 क्वेश्चन काफ़ी इजी सॉल्यूशन है, बाकी 2 क्वेश्चन काफ़ी बड़े थे, लेकिन अब 2 क्वेश्चन का आंसर काफ़ी छोटा है। जैसे लिखा हुआ है राइट डिफरेंस बिटवीन राबी एंड खरीफ क्रॉप विद एग्जांपल। राबी और खरीफ के बीच का डिफरेंस फाइंड करना है विद एग्जांपल के साथ। इसका सॉल्यूशन तो बहुत इजी है, सॉल्यूशन मैं दे दे रहा हूँ। यहाँ जो बताया जा रहा है कि क्रॉप दैट ग्रोन जून जुलाई टू अक्टूबर नवंबर और कॉल खरीफ क्रॉप्स। तो वैसा फसल की खेती जो गर्मी के समय में होती है, जैसे कि राइस हो गया, शुगर कैन हो गया, इन सब की जो खेती होती है वो समर के टाइम में होता है, गर्मी के मौसम में होता है। तो इन सब को हम लोग खरीफ क्रॉप की कैटेगरी में डालते हैं। लेकिन कुछ ऐसे क्रॉप्स रहते हैं जिनकी खेती है जो जाड़े के टाइम्स में होते हैं, जैसे नवंबर टू अप्रैल का जो समय रहता है, इसमें जो खेती होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, राबी क्रॉप्स कहते हैं। जैसे यहाँ एग्जांपल गेहूँ हो गया, बीन्स हो गया, ये सब जो फसलें होती हैं, इनकी जो खेती होती हैं वो ठंड के टाइम में होती है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। डिफाइन एग्रीकल्चर, मेंशन डिफरेंट स्टेज ऑफ एग्रीकल्चर। ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो इसका आंसर लिखा हुआ है कि द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स ऑन अ लार्ज स्केल फॉर फूड और अदर पर्पस इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर हम लोग जानते हैं, उसको हम लोग कृषि कहते हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट्स में अगर हम लोग प्लांट्स को ग्रो अप करते हैं या फिर किसी और पर्पस के लिए, तो ये क्या कहलाता है, एग्रीकल्चर की कैटेगरीज में लेते हैं। एग्रीकल्चर करने के लिए बहुत सारी चीज़ की ज़रूरत होती है। जैसे यहाँ बताया गया है, सबसे पहले प्लगिंग, जिसको हम लोग सिंचाई कहते हैं। तो सबसे पहले बीज को बोने से पहले हम लोग क्या करते हैं, खेतों की हम लोग जुताई कहते हैं। तो एग्रीकल्चर का ये सबसे फर्स्ट स्टेप होता है। दूसरा स्टेप आता है एडिशन ऑफ मैन्योर। मैन्योर क्या रहता है, ये क्या करता है, मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ा देता है। तो खेत की जुताई करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, खेत में है जो मैन्योर को डालते हैं, जिससे क्या होने लगता है, जो खेत जो रहता है, मिट्टी जो रहती है काफ़ी उपजाऊ हो जाती है। थर्ड स्टेप जाता है शोइंग ऑफ प्लांट्स, मतलब बीज का बोना।
मैन्योर डालने के बाद जो मिट्टी रहती है काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ हो जाती है। उसके बाद उसमें क्या करते हैं हम लोग, बीज को डालते हैं। फोर्थ स्टेज आता है एरिगेटिंग द प्लांट्स। उसके बाद जब बीज से जब नए नए प्लांट्स स्टार्ट हो जाते हैं, नए प्लांट्स का जनरेशन होता है उसके बाद हम लोग एरिगेटिंग करवाते हैं, मतलब उसमें है जो सिंचाई करते हैं, पानी डालते हैं। पानी डालने के बाद फिफ्थ स्टेज चलता है स्प्रेइंग पेस्टिसाइड। इसमें क्या होता है, पेड़ जब बड़े हो जाते हैं तो उसमें कीड़े वगैरह ना लगे, इसके लिए हम लोग उसमें इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड फिर वेटसाइड्स का भी इस्तेमाल करते हैं। और लास्ट स्टेप चलता है हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप। मतलब जब क्रॉप पूरी तरह से पक के तैयार हो जाता है, वो पूरी तरह से मतलब अब वो खेत से उखाड़ने लायक हो जाता है, तब हम लोग उसे खेत से उखाड़ देते हैं, जिसको हम लोग हार्वेस्टिंग भी कहते हैं। तो इस तरह से क्लास 5 का साइंस का सबसे पहला चैप्टर ग्रोइंग प्लांट्स का है, जो क्वेश्चन आंसर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आप लोग इसे H वर्क वाले कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। और वैसे स्टूडेंट्स से जो अभी तक चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ है जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें हम लोग क्लास 1 से लेकर के 10 तक के सारे सब्जेक्ट का है जो क्वेश्चन आंसर है जो अपलोड किया जाता है। प्लस आपका बोर्ड एग्ज़ामिनेशन की भी काफ़ी अच्छे से तैयारी करवाई जाती है। और गुड एफर्ट की जो भी स्टूडेंट्स हैं जो अभी बुक वगैरह नहीं लिए हैं, तो स्कूल कैंपस में आकर के बुक्स और कॉपीज़ ले लें। और एडमिशन भी ओपन है। जो नए लोग हैं जो वीडियो को देख रहे हैं, अगर एडमिशन करवाना चाहते हैं तो गुड शेफर्ड स्कूल पटना में आके कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर कमेंट्स के ज़रिए भी पूछ सकते हैं। अगर आपको कुछ एडमिशन पर्पस से रिलेटिव कुछ वर्क चाहिए या फिर एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के अपना नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर वगैरह डाल दीजिए, फिर आगे का प्रोसेस स्टार्ट हो पाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।